देश के अंदर महंगाई कम हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मध्य वर्गीय ज़्यादा जी रहा है या बिजनेसमैन जा रहे हैं। बहुत सारे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत गरीब तबके हैं जो नीली छत के नीचे रहते हैं। उनको भी रोटी की जो है, आज खाने पे होटल में चले जाएं, कहीं भी बाहर चले जाएं, बहुत महंगा सामान हो गया है, कहीं डर नहीं रह रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है वो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है? बिल्कुल नुकसानदायक है। बिल्कुल वो बहुत बढ़िया आपने बातचीत महंगाई के ऊपर रखी है। मतलब केरल में हमारी सरकार बनी हुई है जी। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, वामपंथी की सरकार बनी हुई है। वहाँ पे मतलब एक कानून बना रखा है उन्होंने जी। किसी भी कोई भी आदमी, ना बीपीएल कार्ड है, ना आर्या कार्ड है जी। ना लीला कार्ड है, उन्होंने कहा सबको सस्ते रेट पे हम जितनी भी रसोई में जितनी भी चीज़ यूज होती है सबको हम सस्ते रेट पे देंगे। और वो दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कोई कानून मतलब सबके लिए कानून बराबर बना रखा है, सबको बराबर शिक्षा दे रहे हैं। जब केरल की सरकार दे रही है तो यहाँ की सरकार क्यों नहीं दे रही? वहाँ कोई भी ऐसा पद किसी भी महकमे के अंदर, रोडवेज के अंदर लगाओ, शिक्षा के अंदर लगाओ, बिजली के अंदर लगाओ, कोई भी आदमी कच्चा आदमी नहीं लग रहा, सबको पक्का लगा रखा है। कोई भी पद खाली नहीं आज तक भी। ये वामपंथी एक देश में एक ऐसा सिस्टम है, जब तक वामपंथी की सरकार देश जिस भी स्टेट में रही है, आज तक देश की आज़ादी के बाद जब भी वामपंथी की सरकार जहाँ भी रही है, एक तो सबको रोजगार देने की जिम्मेवारी वहाँ की सरकार की रहती है, पक्का रोजगार देती है। चाहे वो मतलब किसी भी महकमे में जिस तरह का वो फार्म भरते हैं उसको ही रोजगार देती है। और मतलब सबसे ज़्यादा मजदूरी आज केरल के अंदर है जी। सबसे ज़्यादा मजदूरी वहाँ लगभग 900 से लेकर 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मजदूरी मिलती है। इससे कम मजदूर किसी भी महकमे के अंदर नहीं है। मिड डे मील की वर्कर कम से कम एक दिन का वेतन 600 रुपये का वहाँ पर, वो सब के मतलब किसी भी महकमे के अंदर इससे कम मजदूरी किसी को नहीं मिलेगी। मतलब मैं वामपंथी एक विकल्प है, मतलब पूंजीपति को हराओ और देश को बचाओ और वामपंथी को मजबूत करो, ये नारा वामपंथी की। जगवाल जी, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि लंबा समय है और एक देश के अंदर, एक आज भी पंजाब के अंदर अगर आप चले जाएं तो किसानों का एक खनौरी पर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। डल्लेवाल जी का काफ़ी समय हो गया है, वो भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, अनशन चल रहे हैं, किसानों की एमएसपी को लेकर के मांग है, केंद्र सरकार से कई बार उनकी वार्तालाप भी हुई, केंद्र सरकार ने कई बार आश्वासन भी दिया। ये जो एमएसपी को लेकर के अब तक उसका निर्णय क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या ऐसे कारण हो जाते हैं? चाहे वो लाल झंडे के बैनर तले जो है आवाज़ उठाई जाती है, किसानों के आवाज़ उठाई जाती है, उनको क्यों दबा दिया जाता है जब कोई आंदोलन या कोई मांग न्याय के लिए करता है? क्या ऐसे कारण आ जाते हैं? कहाँ पर ऐसी कमी रह जाती है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक करें आप लोग। ये आंदोलन देश की आज़ादी से पहले जो भी लोग मतलब चाहे फांसी टूटने की बात हो, चाहे आंदोलन करने की बात हो, आंदोलन तो पंजाब में बहुत लोग देश की कुर्बानी के लिए लोग लड़े हैं, देश को बचाने के लिए और देश को भगाने के लिए भी। जो ये मतलब अंग्रेज थे उनको बहुत बड़ा योगदान है पंजाब के लोगों का, हरियाणा के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और खनौरी बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, मतलब अच्छा आंदोलन है, एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन है। अब तो मतलब 59 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब वहाँ धरने पे बैठे हुए को भी और भूख हड़ताल पे जो बैठे हमारे बुजुर्ग जी। मैं तो सलाम करता हूँ ऐसे बुजुर्गों को। मतलब देश पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ और पूरे देश के लोगों ने मतलब माना भाई हमने भी किसानों के आंदोलन की अगुवाई करके आंदोलन लड़ना चाहिए और लड़ भी रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे ने भी इसको समर्थन किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार कहीं झुकी है और उन्होंने कहा भी हम वार्ता के लिए तैयार हैं। और 14 फरवरी का जो टाइम फिक्स किया बातचीत का, हम भी ये चाहते हैं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी भी उनकी मांगों का समर्थन करती है, लगातार पहले भी करती रही, आगे भी करेगी। ये जायज मांग है उनकी जी जी। और उन्होंने सरकार ने सुनना चाहिए और दबाव में आके वो कृषि मंत्री उनसे बातचीत भी करेंगे। हम कृषि मंत्री से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी, हरियाणा के कृषि मंत्री से भी
पंजाब के मुख्यमंत्री से भी और पंजाब के कृषि मंत्री से भी अपील करना चाहते हैं, अगर किसी भी किसान की मतलब आंदोलन के जरिए कोई कोई शहादत होती है, उसकी जिम्मेवारी मतलब मैंने केंद्र की सरकार को भी, हरियाणा की सरकार को भी और पंजाब की सरकार के सामने सवाल खड़ा किया। अच्छा जगमाल जी, बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा। आप लोग सत्ता के साथ में जुड़ जाते हैं और जिसकी सत्ता आती है लोग ज्यादातर उधर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक ये जो लाल झंडे के बैनर के नीचे जो लड़ाई लड़ने वाला होता है, जिसको कम्युनिस्ट नेता भी कहा जाते हैं, मजदूरों का नेता भी कहा जाते हैं, समाज के लिए लड़ने वाला होता है, ये क्यों नहीं बहकता है, या ये क्यों नहीं किसी दूसरी पार्टी में जाता है, उसको क्यों सत्ता का लालच क्यों नहीं होता है? थोड़ा इस पर बताने का प्रयास करें। देखो, मैं तो अपना इतिहास बता सकता हूँ। मतलब मजदूरों की लड़ाई, लिबर्टी मजदूरों के अंदर न्यूनतम वेतन के लिए लड़ाई थी अपनी। न्यूनतम वेतन मिले, न्यूनतम वेतन की लड़ाई से लेकर और आज तक का इतिहास रहा है। हम आज तक लाल झंडे की पार्टी को, लाल झंडे को छोड़ के नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि अपन है मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, जेलों तक गए हैं। 37 दिन की मेरी भूख हड़ताल है उस आंदोलन के दौरान। मतलब हमने सीखा इस आंदोलन से और मतलब पार्टी से भी सीखा है। मतलब हमने क्या, अभी हमने अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए वो सब कुछ चाहिए जो इस देश के अंदर पैदा हो रहा है ना, वो हर आदमी को मिलना चाहिए। वो संपत्ति का अधिकार मजदूर का भी है, किसान का भी इस देश के अंदर। मतलब हम जो पूंजीपतियों की पार्टी को हम नकारते हैं और लगातार नकारे हैं। हमने कोई लालच नहीं किया आज तक। करनाल के अंदर जितने भी आंदोलन करनाल के अंदर हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर से लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक कांग्रेस की सरकार में था। अब 9.5 साल के आसपास मनोहर लाल खट्टर भी रहे हैं और 1 साल के आसपास इसको भी होने वाले हैं, मुख्यमंत्री को भी। बीच में चुनाव हो गए। तो लाल झंडा आपको क्यों प्यारा लगा? स्टूडेंट लाइफ से ही क्या आपके मन में था कि मैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाऊं, या लाल झंडा आपने क्यों उठाया? और बहुत सारी पार्टियां थी, तो ऐसे में लाल झंडा आपको क्यों पसंद आया? देखो, मतलब हमने देश के अंदर सारी चीज देखी है, अपने हरियाणा के अंदर भी देखा, करनाल के अंदर भी देखा है। मैं बार बार लिबर्टी मजदूरों के आंदोलन की बात करता हूँ जी। हमने जब आंदोलन शुरू किया, हमारे ऊपर जो मतलब कांग्रेस की सरकार ने लाठीचार्ज किया था, हमारे को बचाने वाले लाल झंडे के लोग आए थे। यानी कि बचाने वाले, तभी से आपको एक लगाव हो गया? हमारे एक लगाव ये हो गया, भी हमारे को बचा भी सकता है और हमारे लिए लड़ भी सकता है। यानी कि हकों के लिए लड़ाई भी लड़ भी सकता है। यही एक अधिकार दिलाने के लिए एक लाल झंडा ही मात्र है। मतलब इतिहास गवाह इस बात का, देश की आजादी से पहले भी, देश की आजादी के बाद भी, आज तक ये लोग न बिके न डरे और आज भी मुकाबला करने के लिए आंख में आंख डाल करके, दुश्मन से आंख में आंख डाल करके यही लोग बात कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई बेईमाना ना हो, किसी के मतलब कोई लालच ना हो, ना वो बिक सकता है, वो ही लाल झंडे का सिपाही रह सकता है, वरना नहीं बन सकता। हमारे देश में बहुत सारे जो अमर शहीद हुए हैं, उन्होंने बहुत देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज के ज़माने में कुछ देखा ऐसा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी शिक्षा तो हो रही है, शिक्षित हो रही है, सारी चीज़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देशभक्ति की बात, संस्कार की बात, वो कहीं ना कहीं जो है वो उनके बीच में कमज़ोर हो रही है। तो वो उन आदर्शों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो नई पीढ़ी जो है हमारे शहीदों के, अमर शहीदों के आदर्शों पर चलने का काम कर सके? देखो, बहुत अच्छी बातचीत आप लोगों ने की है। मतलब नौजवान आज भटक रहा है अपने रास्ते से। मतलब हम नौजवानों से भी अपील करते हैं, देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। देश के इतिहास में जो लोग मतलब जात के नाम पर नहीं लड़े, धर्म के नाम पे नहीं लड़े, इलाके के नाम पे नहीं लड़े, वो लोग मतलब देश को बचाने के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए, देश के लिए कुर्बान हो गए। ये सबसे बड़ी बातचीत है। नौजवानों के लिए एक थोड़ा शिक्षा की जरूरत है और इन्होंने शिक्षा के अंदर मतलब ख़त्म कर दिया। वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनका नाम दोबारा शुरू करना, जुड़ जाएगी। नौजवानों के लिए एक शिक्षा की बातचीत भी है और देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। और शिक्षा के अंदर तो इन्होंने मतलब देश के नौजवानों को वो शिक्षा देने का काम ही बंद कर दिया।
जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ऐसे 16 साल तक के लेकर 23 साल तक के नौजवान भगत सिंह जैसे लोग, खुदीराम बोस और जैसे लोग देश के लिए कुर्बान हो गए। हम सलाम करते हैं उन नौजवानों को, देश के लिए कुर्बान हो तो गए। जगमान सिंह जी, मैं थोड़ा सा आपसे चलते चलते, हमारे दर्शक भी कुछ चाहते हैं, कुछ आपकी पुरानी यादें, कुछ जिंदगी के वो दौर, वो जिंदगी का एक लगाव, वो एक लाल झंडे की कहानियाँ, तो चाहे वो सुरजीत सिंह जी से लेकर के कहो, हरि कृष्ण जी से लेकर कहो, या और अन्य नेता जॉर्ज फर्नांडिस जैसे हो गए, भट्टाचार्य जी जैसे हो गए, हेगड़े जी जैसे हो गए, तो आज आपको वो चीज़ कहाँ तक अब आपको प्यारी लगती है, और इस लाल झंडे के नीचे हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, उनकी जयंती पर सभी को सलाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सांप्रदायिकता के खिलाफ अपने जीवन में जो नेताजी ने जो संघर्ष किया, आज की देश की जनता, प्रदेश की जनता और ख़ास तौर पर नौजवानों के ऊपर एक जिम्मेवारी है। और हमारे जो विरासत है, हमारे जो पहली पीढ़ी के जो कम्युनिस्ट नेता, जो समाजवादी विचार के नेता, जो संघर्षशील बहुजन समाज के जो नेता, मतलब सभी ने जो अपना जीवन, जो बहुमूल्य जो जीवन लगाया है, आज निश्चित तौर पर अपनी देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और ये जो समानता का जो एक जो विचार है, जो हमारा जो संविधान है, आज उसको बचाने की हमारी जिम्मेवारी है। और इसी के साथ मतलब आपने जो बहुत बेहतर सवाल जो रखा है, या जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, ये हमसे भी ज़्यादा जागरूक होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आज मतलब एक टेलीविज़न के मालिक की तरफ नहीं देख रही जनता, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं और आज प्रतिरोध भी है। कहीं ना कहीं अगर ऊंच नीच है, भेदभाव है, गैर बराबरी है, मतलब उसके खिलाफ संघर्ष भी है। लोगों ने बीजेपी को हरा कर, ये जो नौजवान जो नेता है, या ये जो चंद्रशेखर जो जीता है यहाँ, ये जो नगीना से और मतलब अपने बिल्कुल हरियाणा की बगल से ये जो इकरा जो जीती है, इकरा हसन, मतलब नौजवान पढ़े लिखे बच्चे की तरफ जो अपने हरियाणा में भी, चाहे वो मतलब जो दीपेंद्र है, कितने ही जो नौजवान जो संसद में जो लोग पहुंचे हैं, चाहे वो भले किसी पार्टी के हों, लेकिन लोगों में एक विश्वास है नई पीढ़ी के प्रति भी। और आने वाला जो समय है वो संघर्षों का दौर है, और निश्चित तौर पे एक रास्ता है संघर्ष का ही। हम कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के लोग ये विश्वास करते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के कोई रास्ता नहीं है। राजेंद्र जी, ये तो हमारा कहना है। अच्छा, हरियाणा के अंदर अभी नई सरकार बनी है, आपको क्या लगता है जो सरकार बनी है उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है? क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, या आवाजें इसी तरीके से उठ रही हैं? हाँ, देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत जो अनुभव है, मतलब मैं कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो पद है, अपने प्रदेश का मतलब माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री सम्मानित पद होते हैं। जिस तरह हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, मतलब वो एक, मैं तो मेरे से कम उम्र है उनकी, पद ऊंचा है, मैं सम्मानीय है, वो अलग बात है। लेकिन अपने से जो पहले जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा रहे या दूसरे मुख्यमंत्री रहे, मतलब जिस ढंग की भाषा का जो वो इस्तेमाल उनका, कहीं ना कहीं उनकी जो हंसी जो इस रूप की है, मान लिया दूसरे की हंसी लगाने का जो मतलब तरीका, वो शोभनीय है नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है भाई, वो कोई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस रूप का जो व्यवहार है वो मतलब शोभनीय नहीं है। वो उनकी मर्जी है, उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो कैसा करेंगे, लेकिन वो एक जिम्मेवार पद पे भी है, कहीं ना कहीं उनकी एक जवाबदेही भी है।
और केवल घोषणाएं करना, मतलब इससे काम नहीं चलने वाला। ये जो 24,000 जो बच्चों को जो रोजगार मिला है, पिछले उनका 6 साल का संघर्ष है और पिछले 3 साल के फार्म भरे हुए थे। मतलब वो कोई अचानक आकर मतलब मुख्यमंत्री ने 24,000 लोगों को रोजगार दे दिया, मतलब इस ढंग का जो श्रेय लेना, उन बच्चों ने कितना संघर्ष करा, कितनी स्टडी करी। और आज भी जो बच्चे ICS में या अलग अलग जो कोर्स लगातार जो प्रैक्टिस कर रहे बच्चे अलग अलग स्टडी सेंटर पर जाकर, तो वो कोई मतलब अचानक नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्ची की जो बात करने वाले लोग हैं। आज भी जो करप्शन में धड़ाधड़ मतलब पकड़े जाने लग रहे लोग, मतलब आज जो क्राइम की बात करोगे आप, अपराध मुक्त हरियाणा करने की एक जिम्मेवारी है, नशा मुक्त जो हरियाणा करने की जिम्मेवारी है, वो आप रोजगार का जो संकट है, मनरेगा में जो मजदूरों की कोई मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही, काम नहीं मिल रहा गरीब लोगों ने, समय पर पेमेंट नहीं है। आज भी 2005 में मनरेगा का कानून बनने के बाद केवल कंपनसेशन जो मुआवजा केवल 25,000 रुपये है। मतलब एग्रीकल्चर में कोई भी अगर हादसा हो जाए तो 5 लाख रुपये का मुआवजा है। जो लैंडलेस भूमिहीन एग्रीकल्चर लेबर है, जो दवाई का छिड़काव करते हैं, स्प्रे मजदूर हैं, उनके कंपनसेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। तो मतलब काफ़ी सारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की, भाजपा सरकार की जिम्मेवारियां जो इन्होंने पूरी करनी चाहिए। और 2022 का नरेंद्र मोदी जी का नारा था कि भाई किसी को मकान ही नहीं रहने देंगे। हम तो उम्मीद कर रहे 2025 लग गया, मतलब तमाम जो भूमिहीन गरीब लोगों को आवास दे, तमाम मकानहीन गरीब लोगों को मकान मिले, छत कहीं ना कहीं सिर ढकने को छत हो। और दी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात है वो व्यवहार में लागू हो। मतलब ऐसे नहीं बेटियों ने ही संघर्ष करना पड़ रहा, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, मतलब उसको अपनी छत्र छाया में ना ले सरकार, बल्कि अगर दोषी है तो उसकी जांच हो और उचित कार्रवाई भी हो। ये हमारा मानना है जी, और हमारी मांग भी है। चलो साथियों, बहुत समय हो गया है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लाल झंडा, जिसका एक पूरा इतिहास रहा है लंबे समय से, देश की कुर्बानी में, देश को आज़ाद कराने में इस लाल झंडे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलते चलते मैं एक बार फिर जो जिले के जिला सचिव हैं जगपाल जी, उनसे भी एक बार चलते चलते बातचीत करूंगा। मैं भाई साहब एक चीज़ लास्ट में ही जानने का प्रयास करूंगा कि कितने दिन हो गए हैं पार्टी के मेंबर, उस पर थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। देखो, पार्टी का मेंबर तो मैं 2008 में बना था लिबर्टी आंदोलन के बाद, और जिला कमेटी का मेंबर मैं 2011 में बन गया था। राम जी 2011 में बना था। और 2011 में पूरी जिंदगी, मतलब 2011 से लेकर आज तक 2024 में मेरे को पार्टी का जिले का सेक्रेटरी बनाया है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप हमारे दफ्तर में लगातार आते रहते हैं। और पार्टी के मेंबरों को और जनता का भी धन्यवाद करता हूं जो आपके साथ जुड़े हैं। लाल झंडा एक ऐसा प्रतीक है जनता के बीच में, जब भी किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती या मजदूरी की बात होती है, या सरकार कोई भी ऐसी यातनाएं देती है, या मतलब नरेगा की बातचीत हो, BPL कार्ड की बातचीत हो, फैमिली ID में मतलब वो उसकी आमदन कम करवाने की बातचीत हो, किसानों के आंदोलन के ऊपर जो इन्होंने दमन किया उसकी बातचीत हो, चाहे वो फैक्ट्री में मजदूर किसी भी तरह का भी मजदूर है, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी के जितने भी आंदोलन है, लाल झंडा उनके साथ रहा है और लगातार उनके साथ रहेगा। जी, तो लाल झंडा हमेशा सब साथ रहा है। सभी दर्शकों से हम एक बार फिर अगले एपिसोड में फिर बातचीत करेंगे। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार, हमारे बीच में जगपाल सिंह राणा जी और जगमाल जी जो हैं साथ में थे, और उन्होंने बहुत अच्छी लाल झंडे से संबंधित जो है कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधाराओं को बहुत सुंदर ढंग से रखा है, क्योंकि आज की पीढ़ी के लिए ये बातें बहुत जरूरी होती हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।